नमस्कार। शांति न्यूरो साइकियाट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक प्रकार की मानसिक बीमारी के बारे में जिसे कहते हैं OCD। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम में ही इस बीमारी के अर्थ छुपे हैं। ऑब्सेशन का मतलब है एक ही विचार बार बार आना। कंपल्सन का अर्थ है कि किसी काम को बार बार दोहराना। तो अब हम डिटेल में समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर ये OCD है क्या। ज़रा इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि अगर कोई व्यक्ति एक बार हाथ धोता है लेकिन उसे लगता है कि उसके हाथ ठीक से धुले नहीं, या अगर कोई नहाने जाता है उसे लगता है कि वो ठीक से नहाया नहीं, या अगर कोई दरवाज़ा बंद करता है उसे लगता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ नहीं, और वो इन चीज़ों को बार बार दोहराता रहता है, ये जानने के बाद भी कि उसके हाथ धुल गए हैं, उसने ठीक से नहा लिया है और दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया है, इसके बाद भी उसके मन में विचार बार बार आते रहते हैं। जी हाँ, तो ये बार बार विचार आने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑब्सेशन। अगर मान लिया कि एक विचार बार बार आते हैं और वो इतनी तेज़ी से इतनी बार आते हैं कि उस व्यक्ति के मन में बेचैनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो जाती है कि वो इस बेचैनी को कम करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो बार बार साफ़ सफाई करता है, या बार बार चेक करता है, या बार बार चीज़ों को सजा करके रखता है। ये अलग अलग प्रकार है जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आमतौर पर लोग कहेंगे कि साफ़ सफाई तो सभी लोग करते हैं, दरवाज़ा खिड़की सभी लोग चेक करते हैं, या सामान को सभी लोग सजा कर रखते हैं, तो फिर ये बीमारी कैसे है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 50 बार साबुन लगा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 200 बाल्टी 300 बाल्टी पानी से नहा रहा है, अगर कोई 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक नहा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे। क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है? क्या ये हमारे कल्चर में है ऐसा कि हम बार बार इतना देर तक नहाते हैं या इतनी देर तक साफ़ सफाई करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस व्यक्ति को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी परेशानी होती है, इतनी बेचैनी होती है कि वो ना चाहते हुए भी ऐसा करता है। इसीलिए ये बीमारी है। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि उसका पर्सनल लाइफ कहीं न कहीं ख़राब हो रहा होता है, उसका ऑक्यूपेशनल लाइफ ख़राब हो रहा होता है, उसे किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, उसको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी गुस्सा भी करता है। तो हम लोग एक एक करके इस बीमारी के बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है या किस किस तरह का होता है। तो सबसे कॉमन प्रकार का OCD है वो है डर्ट एंड कंटामिनेशन, मतलब कि साफ़ सफाई वाली। अब इसको विस्तार से समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक व्यक्ति है जो इतना साफ़ सफाई रखता है कि अगर उसके घर में कोई व्यक्ति आ भी जाए तो आने के बाद में वो अपने घर की पूरी सफाई करता है। वो अपना सोफ़ा, अपना चेयर, अपना गेट और सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करता है। उसे लगता है कि वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आया होगा और मेरे घर को गंदा कर दिया, और एक बार में भी मन नहीं भरता है बल्कि बार बार साफ़ सफाई करता है। अगर वो हाथ धोता है तो उसे लगता है कि हाथ ठीक से धोया नहीं गया है, और वो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा तक हाथ धोता रहता है। इतना ज़्यादा धोता रहता है कि उसके हाथ में छाले तक पड़ जाते हैं पानी से, जिसे हम वॉशरमैन्स हैंड कहते हैं। अगर वो नहाने के लिए जाता है तो वो 2-2 साबुन एक एक दिन में खर्च करता है, 200 बाल्टी 300 बाल्टी 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक नहाता रहता है। और वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, पर मेरा मन मुझसे करा देता है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है कि मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो उस घबराहट को कम करने के लिए वो बार बार ऐसा करता है, इसलिए ये बीमारी कहते हैं। तो डर्ट एंड कंटामिनेशन वाले OCD में क्या होता है कि एक उस व्यक्ति को बार बार गंदगी से संबंधित विचार आते हैं, और उस विचार को कम करने के लिए वो क्या करता है कि बार बार हाथ धोता है, सो दैट कि एंग्जाइटी कम हो जाए और विचार कम हो जाए। लेकिन चूंकि ये एक लूप बन जाता है कि पहले विचार आते हैं, विचार आने के बाद में घबराहट होता है, घबराहट होने के बाद में वो साफ़ सफाई करता है, थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन चूंकि विचार आ रहे होते हैं बार बार, तो विचार, एंग्जाइटी, बार बार साफ़ सफाई करना और आराम, ये चारों लूप एक में फंस करके रह जाता है, और वो ऐसा ही करता रह जाता है कई वर्षों तक, कई महीनों तक। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं कि कभी कभी इसमें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ठीक से नहीं नहाया और मैं बाथरूम से निकला तो पानी के छींटे पड़े होंगे जो उड़ करके मेरे कपड़े पे पड़ जाएंगे, और इन कपड़ों के साथ में मैं अगर बाहर जाता हूँ तो घर का सभी सामान गंदा हो जाएगा, या
छुआ जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं पूजा करने के लिए जाता हूँ तो भगवान नाराज़ हो सकते हैं और जिससे मुझे कुछ लॉस हो सकता है। तो ये डर है जो ये सारी चीज़ें करा रहा है। तो इस तरह के इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि डर्ट एंड कंटामिनेशन टाइप का OCD कैसे काम करता है। एक दूसरा OCD है जिसे हम कहते हैं कि चेकर्स टाइप का। चेकर्स टाइप में क्या होता है कि उस व्यक्ति को लगता है कि शायद ठीक से चीज़ें लगी नहीं हैं, ठीक से चीज़ें बंद नहीं हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर वो कार का दरवाज़ा लगाता है तो उसे लगता है कि कार का डोर ठीक से लॉक नहीं हुआ है और वो बार बार खींच करके देखता है। अगर घर का दरवाज़ा लगा है तो वो बार बार दरवाजे को खींच कर देखता है कि ठीक से लगा है या नहीं। कुछ पेशेंट तो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि सर ताले को बार बार खींच करके चेक करना पड़ता है और वो घंटों तक खींचता रहता है कि ठीक से लगा कि नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बार बार अगर रुपया पैसा गिन रहे हैं तो वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 10 बार, 20 बार, 50 बार तक नोट गिनते रहते हैं। अगर कोई दुकानदार है और वो सामान तौल रहे हैं या अगर वो उसको काउंट करके दे रहे हैं तो वो कई बार उनको काउंट करना पड़ता है और बताते हैं कि सर इतने देर में तो कस्टमर ही उब करके चला जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का OCD है जिसमें कि मन में विचार आता है कि डाउट रहता है कि कहीं ठीक से हुआ या नहीं। तो ठीक से करने के चक्कर में वो बार बार कंपल्सन करता रहता है। तीसरे प्रकार का एक OCD है जिसमें कि व्यक्ति को लगता है कि चीज़ें ऑर्डर या सिमेट्री में नहीं रखी गई हैं, कि अगर कोई बुक रखा है, कोई सामान रखा है, कोई डब्बा रखा है तो वो बिल्कुल ऑर्डर में प्लेस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी 1 इंच भी इधर उधर हो तो उसे लगता है कि शायद ये सिमेट्री में नहीं है और उसे ठीक करने के चक्कर में वो बार बार उसे ठीक करता रहता है। चाहे वो कितना भी ठीक हो फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं होती है और वो बार बार चेक करता रहता है उसे और बार बार उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता है। ये तीसरे प्रकार का OCD है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के OCD हैं, जैसे एक होर्डिंग टाइप का OCD। होर्डिंग का मतलब होता है चीज़ों को जमा करना। बहुत सारे लोग बहुत अनावश्यक चीज़ों को जमा करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, मुझे एक पेशेंट के बारे में याद आ रहा है कि वो अगरबत्ती के कवर को जमा करते थे, जो कि पिछले लगभग 15-20 साल से वो जमा कर रहे थे। घर वाले बार बार बोलते थे कि इसे फेंक दो, वो बार बार ये तर्क देते थे कि नहीं, ये कभी न कभी काम आएगा, और उनको फेंकने के नाम पर ही घबराहट शुरू हो जाती थी और कभी कभी तो वो उसे डांट भी देते थे घर वालों को कि नहीं, किसी हालत में भी नहीं फेंकना है। कुछ लोग अपने फ़ोन में फ़ोन नंबर हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, इन सब को भी रखे रहते हैं और एकदम डिलीट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही डिलीट करने के लिए सोचते हैं उनके मन में घबराहट हो जाती है। तो ये होर्डिंग टाइप का OCD है। इसी तरह के कई अन्य OCD भी होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को दूसरे को हार्म करने के बारे में या खुद को हार्म करने के बारे में विचार आता है। उसे पता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मन में विचार आते रहते हैं। जैसे अगर कोई सामने चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ पड़ी हुई है तो उसे लगता है कि कहीं मैं इसे उठाकर सामने वाले को मार तो नहीं दूंगा, कहीं इसे मैं धक्का तो नहीं दे दूंगा, या अगर कोई घर का अपना ही बच्चा है तो मैं उसे कहीं उठा करके पटक तो नहीं दूंगा। इस तरह का ख्याल मन में आता रहता है। तो ये है जिसमें कि फियर ऑफ डूइंग हार्म है, जिसमें मैं हार्म करने के बारे में सोचता हूँ। दूसरे में लगता है कि कोई मुझे हार्म करेगा, कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो सामने वाली गाड़ी आकर के मुझसे टकरा तो नहीं जाएगी। तो इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं। ये भी एक प्रकार का OCD है। एक दूसरे प्रकार का OCD है जो कि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है। डिस्ट्रेसिंग इसलिए कि जनरली हम अपने धर्म और अपने सेक्सुअल चीज़ों के प्रति बहुत ही सावधानी बरतते हैं कि किनके बारे में सोचना चाहिए, किनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जो रिलीजियस OCD है, रिलीजियस का मतलब होता है अपने धर्म से संबंधित, तो उस व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित गलत ख्याल आते हैं। अगर कोई मस्जिद जा रहा है, अगर कोई मंदिर जा रहा है, अगर कोई गुरुद्वारा जा रहा है, अगर कोई चर्च जा रहा है, तो वहाँ के जाते के साथ ही जो भी रिचुअल्स हैं उनके अदा करने के पहले ही उनके मन में नेगेटिव बातें आने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर वाले को या ईश्वर को मैं गाली दे रहा हूँ। अगर कोई प्रणाम करता है तो उसे लगता है कि प्रणाम के साथ मैं गाली दे रहा हूँ। तो इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं। कभी कभी किसी को लगता है कि अगर मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ गलत तो नहीं चढ़ा दे रहा हूँ। तो इस तरह के विचार आते हैं जिसे हम रिलीजियस OCD कहते हैं। एक और दूसरे प्रकार का इसी से मिलता जुलता OCD है जिसे हम सेक्सुअल OCD बोलते हैं। सेक्सुअल ऑब्सेशन में क्या है कि उस इंसान के विचार में, मन में ये ख्याल आते रहता है कि
कहीं मैं अपने परिवार के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, कहीं मैं अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में कुछ नंगी बातें तो नहीं सोच रहा हूँ, कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ, या लगता है कि मैं किसी के प्राइवेट पार्ट को तो नहीं देख रहा हूँ। इस तरह के विचार आते हैं और ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है। पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं इन बातों को एक्सप्लेन करते हुए कि मैं कितना गंदा इंसान हो गया हूँ। ठीक है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट में कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इसी से मिलता जुलता, OCD से ही मिलता जुलता और भी अन्य प्रकार के ऑब्सेशन हैं, जैसे क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है, एक इम्पल्स आता है कि किसी के घर में गए या कहीं पे दुकान पे गए तो सामान को अचानक से चुरा लेना, उठा कर रख लेना। हालांकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, उसे इतना तेज़ इम्पल्स आता है कि वो ना चाहते हुए भी वो बार बार ऐसा कर बैठता है। दूसरा एक समस्या है जिसे हम लोग बोलते हैं कंपल्सिव गेमिंग या पैथोलॉजिकल गेमिंग, जिसमें क्या होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी बार बार गेमिंग के प्रोसेस में फंसता चला जाता है और वो ना चाहते हुए भी बार बार गेमिंग करता रहता है। एक अन्य तरह की समस्या है जिसे हम लोग कहते हैं कंपल्सिव मास्टरबेशन, कि वो नहीं चाहता है मास्टरबेट करना, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में बार बार इस तरह के विचार आते हैं और जब तक वो कर नहीं लेता है तब तक उसके मन में ख्याल आते रहते हैं। और कभी कभी तो मास्टरबेशन के बाद में गिल्ट भी हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मुझे कमज़ोरी हो रही है या अन्य प्रकार की चीज़ें। तो ये है कुछ प्रकार के OCD कि किस तरह के होते हैं। कई इंसानों में इस तरह का OCD, कई तरह के OCD आपस में मिले रहते हैं कि उसमें डर्ट एंड कंटामिनेशन भी है, उसमें चेकिंग वाला भी है, उसमें सेक्सुअल भी है, उसमें रिलीजियस भी है और अन्य प्रकार के मिले जुले हैं। एक और ख़ास प्रकार की OCD होती है जिसे हम लोग प्योर O बोलते हैं। प्योर O का मतलब है कि प्योर ऑब्सेशन, जिसमें जिसमें कंपल्सन का पार्ट नहीं होता है, जिसमें सिर्फ इंसान सोचता रहता है। वो कहता है कि सर मैं सुबह से लेकर के रात तक मैं सोचता ही रहता हूँ। सुबह में जब उठता हूँ तो लगता है मैं नींद में भी सोच ही रहा था और मैं चाहता नहीं हूँ कि इन बातों को सोचूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में विचार आते रहते हैं। तो ये प्रकार है OCD के। अब लोगों के मन में ये विचार आता है कि मैं ही क्यों, और क्या किसी को ऐसा OCD होता भी है क्या, या इस तरह की बीमारी होती भी है क्या। तो मैं बता दूं कि लगभग पूरे दुनिया में 2 से 3% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब अगर भारत की आबादी 135 करोड़ ले ली जाए तो मान लीजिए कि लगभग 2.5 से 4 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो हमारे आसपास में OCD के पेशेंट भरे पड़े हैं। उनको जागरूकता की कमी है, उन्हें पता नहीं होता है। पता इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि घर वाले यकीन नहीं करते हैं कि ऐसी भी कोई बीमारी है। व्यक्ति को भी नहीं पता होता है कि ये भी कोई बीमारी होती है। ये तो इंटरनेट के माध्यम से आजकल लोग कुछ ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर ढूंढकर बीमारी के बारे में पता कर डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो सिर्फ आप नहीं हैं इस बीमारी से ग्रसित, इस पूरे देश में लगभग 2.5 से 4 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसे मेनिया हो गया है, तो ये मेनिया नहीं है। मेनिया बिल्कुल ही अलग बीमारी है और ये OCD बिल्कुल ही अलग बीमारी है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये पागलपन है क्या। तो पहले मैं बता दूं कि पागल शब्द का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए। पागल एक स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है, मतलब जिसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मानसिक बीमारी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, हाइपरटेंशन है, बुखार है, उसी तरह से एक बीमारी है जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, OCD है, साइकोसिस है या अन्य बीमारियां हैं। तो अब हम लोगों ने जाना कि ये कितने लोगों में हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं OCD की बीमारी के। तो इसका कोई भी कारण अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है। अन्य मानसिक बीमारियों की तरह इसके भी कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों में वंशानुगत या हेरिडिटरी कह सकते हैं कि अगर पिता को है तो वहाँ से बेटे को हो सकता है, अगर माँ को है तो वहाँ से बेटे को हो सकता है, या किसी भी अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को है तो वहाँ से होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में हो जाएंगे। इसकी संभावना 15 से 20% ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा कारण है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है अगर माँ को सपोज़ ये बीमारी है और वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिन रात साफ़ करते करते, वर्षों तक करते करते फिर बच्चों में भी किसी बच्चे में इस तरह के गुण आ जाते हैं और वो भी उसी तरह का रहने का आदी हो जाता है और उसे फिर जैसे ही डर्ट से एक्सपोजर होता है उसे लगता है कि ये गंदा है और फिर वो बार बार करने लग जाता है।
तो ये दूसरे कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण है तनाव। किसी व्यक्ति के मन में अचानक से किसी बात को लेकर तनाव अगर आ जाता है और अगर उसे वो सह नहीं पा रहा है तो उसके वजह से भी मानसिक बीमारियां हो जाती है, जिसमें कि ओसीडी भी शामिल है। तो कारण कुछ भी ज्ञात नहीं है, अभी तक इस पर रिसर्च ही चल रहा है। हाँ, इसमें एक खास बात है कि कारण इन तीनों में से जो भी हो, सभी में एक केमिकल है जिसका नाम है, ब्रेन में केमिकल है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी हो जाती है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, जिसे दवाई के माध्यम से या थेरेपी के माध्यम से वापस कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब अगर बीमारी हो गई है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें? क्या ये ठीक होने वाली बीमारी है या नहीं है? जी बिल्कुल, ओसीडी ठीक होने वाली बीमारी है और इसके मुख्यतः दो तरीके हैं ओसीडी के इलाज के। एक तो है मेडिसिन के द्वारा। मेडिसिन में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसे SSRI कहते हैं, जैसे फ्लोक्सेटिन, सेरोटोनिन, पैरोक्सिटिन, फ्लुवोक्सामिन एंड क्लोमिप्रामिन। मैं दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि लोग खुद से इसे ट्राई करें, ये डॉक्टर के सलाह से ही ली जानी चाहिए। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ये सब दवाइयाँ प्रयुक्त होती हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी कारगर हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि सर दवाइयों की आदत लग जाएगी, ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो तीनों बातें मैं बता दूँ। पहली बात तो ये कि सभी दवाइयाँ नींद की दवा नहीं होती है, सभी दवाइयों की आदत नहीं लगती है, सभी दवाइयाँ ज़िंदगी भर नहीं चलती है। ये निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर कि वो कितने दिन में ठीक हो पाता है। अगर जल्दी ठीक हो जाती है बीमारी तो हम लोग दवा को धीरे धीरे कम कर करके बंद कर देते हैं, और अगर कोई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आता भी है तो हम लोग दवाई को बदल देते हैं या दवाई का डोज कम कर देते हैं या अन्य तरीके अपनाकर उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनरली ये सब साइड इफ़ेक्ट्स इतने भी गंभीर नहीं हैं जिसके लिए चिंता की जाए। याद रखें, एलोपैथी की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, सभी दवाइयों के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के डर से हम पहले ही दवाइयों को ना खाएं और बीमार बने रहें, ये कोई चतुराई वाली बात नहीं है। बल्कि मेडिसिन से हो या थेरेपी से आप डॉक्टर से डिस्कस करें, आप किस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप कितना मेडिसिन लेने के लिए अमेनेबल हैं, कितना आप थेरेपी के लिए अमेनेबल हैं, कितनी दूर में आप डॉक्टर से रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर बताएंगे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि आपके लिए मेडिसिन ज़्यादा ज़रूरी है या थेरेपी ज़्यादा ज़रूरी है या कारगर है या दोनों। आमतौर पर थेरेपी और मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा उपयोगी होता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि साइकोथेरेपी क्या होता है। साइकोथेरेपी आमतौर पर लोग इसे काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। काउंसलिंग एक छोटा शब्द है, जबकि थेरेपी उसी का एक बड़ा फॉर्म है। मतलब उसके बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके होते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, उसके सेशंस होते हैं और काफ़ी सारे सेशंस लगते हैं, जिसमें कि एक एक करके व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और करना आप ही को है, ठीक आपको होना है, उस तरीके से। उसमें से एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, इसके बारे में मैं ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ। इसके बाद मैं अगली वीडियो में एक पूरा सेशन सिर्फ थेरेपी के बारे में बात करूँगा, जिसे आप घर पर भी प्रयास कर सकते हैं और उसे ठीक होने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहला दिन आपको बहुत ही डर लगता है पता नहीं कौन सा सवाल पूछा जाएगा, लगता है कि पता नहीं मैं जवाब दे भी पाऊँगा या नहीं। इतनी घबराहट होती है, मुँह सूखता है, हाथ पैर काँपने लगते हैं, थरथराहट हो जाती है, लगता है कि जैसे कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम चाहे जैसा भी गया हो, एंग्जाइटी कम हो जाती है। नेक्स्ट डे आप फिर जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आपकी एंग्जाइटी उतनी नहीं होती है। अगले दिन फिर जाते हैं, आपकी एंग्जाइटी उतनी नहीं होती है। और अगर आप ऐसा 5-7 दिन तक लगातार करते हैं तो एग्ज़ाम लास्ट होते होते आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड घबराहट है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। ये जो एग्ज़ाम्पल है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज़ किसी को हाथ धोने की समस्या है और अगर वो पहला दिन एक ही बार हाथ धोता है, उसके मन में विचार आता भी है कि नहीं मुझे हाथ नहीं धोना है, मुझे हाथ धोना है, और इसके बाद भी वो नहीं धोता है हाथ, तो क्या होगा, उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? एंग्जाइटी का एक लिमिट है और वहाँ से जाने के बाद में उसे वापस होना होता है। पहला दिन अगर आप बर्दाश्त कर लिए तो दूसरा दिन
उतनी दूर तक एंग्जाइटी नहीं होगी, उससे नीचे ही एंग्जाइटी वापस हो जाएगी। तीसरा दिन उससे भी कम, चौथा दिन उससे भी कम, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, आमतौर पर 7 से 10 दिनों में एंग्जाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइप के OCD से छुटकारा मिल सकता है। आमतौर पर थेरेपी लगभग 16 से 18 सेशन में होता है या 16 से 20 सेशन में भी, किसी किसी को कुछ लंबा भी चलता है और किसी किसी को 8 से 10 सेशन में भी काम आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना मेहनत करता है। थेरेपी में पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है ठीक होना कि आप मेहनत कितना करते हैं। अगर आप 1 घंटा मेहनत करेंगे, फ़ायदा भी 1 घंटे वाला होगा। अगर आप 4 घंटा मेहनत करेंगे, फ़ायदा भी 4 घंटे वाला होगा। ये काफ़ी कारगर प्रक्रिया है और ज़्यादातर प्रकार के OCD में ये कारगर है। दूसरी जो प्रक्रिया है जिसे कहते हैं CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस विधि के माध्यम से हम एक अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं कि कैसे आप इस जो आपका माइंडसेट है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका इस सिचुएशन को सोचने का हो सकता है क्या। तो इस तरीके से हम लोग उस व्यक्ति के कॉग्निटिव एरर को पकड़ते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है और उसे कैसे रीस्ट्रक्चर करके, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करके वापस ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक है और ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए अगले सेशन में OCD के साइकोथेरेपी वाले सेशन के बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। तब तक के लिए अगर आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है तो उसे ज़रूर बताएं और पेशेंट को सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट जितना बेचैन रहेगा, जितना डरा हुआ रहेगा, उतनी ही ज़्यादा OCD की समस्या बढ़ेगी। अगर वो व्यक्ति खुश है और उसे सपोर्ट मिल रहा है और अगर वो व्यस्त है तो उतना ही उसका ऑब्सेशन घट जाता है। इसलिए पेशेंट को सपोर्ट करें और उन्हें किसी न किसी क्लिनिक के पास ज़रूर लाएं। हाँ, अब मैं ये बता दूं कि कौन देख सकते हैं इसे। आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह की बीमारी को कौन देख सकता है। तो इस तरह की बीमारी को देखने के लिए 2 लोग हैं, या तो आप साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास जाएं या दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो थेरेपी करते हैं। साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो दवाओं के माध्यम से इलाज करते हैं और साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो थेरेपी के माध्यम से इलाज करते हैं। तो आमतौर पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर है। एक बात और कि प्रोग्नोसिस का मतलब है कि ये कितना ठीक होता है, कितने लोगों में ठीक होता है। तो आमतौर पर 20 से 30% लोगों में OCD की बीमारी लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाती है और लगभग 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती है और बाकी जो बीच के लोग हैं उनमें 20% से लेकर 40% तक सुधार आता है या किसी में 50% या 75% तक भी सुधार आ जाता है। लेकिन अगर अच्छे से इसका इलाज किया जाए तो ये इसका सुधार और भी ज़्यादा संभव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आसपास में कोई भी वैसा व्यक्ति है उन्हें सलाह ज़रूर दें और उन्हें इस बीमारी से बाहर निकालने में मदद करें। धन्यवाद।